हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पर समाजकारी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड की जाती है। एमपीपीएससी समाजकारी के बच्चों के लिए यह प्रश्न पत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। एमपीपीएससी समाजकारी में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और ये जो प्रश्न पत्र आपके सामने है, यूजीसी नेट दिसंबर 2019 का समाज कार्य द्वितीय प्रश्न पत्र है ये। और एमपीपीएससी का 14 अक्टूबर 2021 से एक नया बैच प्रारंभ हो रहा है और उस बैच में आप लोगों को यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक कवर किए जाएंगे एमपीपीएससी का समाज कार्य। ठीक है, एमपीपीएससी का यूनिट जो है आपका 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक की पूरी संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी इस चैनल पर। और प्रतिदिन एमपीपीएससी की 2 क्लासेस होंगी और आपको बता दूं कि क्लास समाप्त होने के बाद आपको यूनिट वाइज पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे और जब क्लास समाप्त हो जाएगी उसी क्लास की भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। और कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस हैं जो अपलोड की गई हैं, उसको भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। और प्रतिदिन समाजकारी पर प्रश्नों पर भी चर्चा होगा। और अधिक जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर फ़ोन नंबर लिखा हुआ है और उस फ़ोन नंबर पर आप कॉल और व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखिए, ये आपके सामने प्रश्न पत्र है समाजकार दिसंबर 2019 का और शुरुआत करते हैं। ये प्रश्न कहता है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं के किसी भी प्रकार के व्यावसायिक संबंधों का अनुचित लाभ नहीं लेना चाहिए। ये बात तो ठीक है भाई कि सोशल वर्कर हो आप लोग और अनुचित लाभ मत लीजिए क्योंकि आप प्रोफेशनल सोशल वर्कर हो, है ना, ये बात सत्य है। या अपने व्यक्तिगत धार्मिक और राजनैतिक व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों का शोषण नहीं करना चाहिए। ये बात भी सही है भाई। यह कथन का हिस्सा कौन बनता है बताइए जरा। समाज कार्य व्यवसाय का बनेगा कि परिस्थितिकी व्यवस्था सिद्धांत का बनेगा, आचार्य संहिता का बनेगा कि गोपनीयता के संबंधित सेवार्थी की छूटों का बनेगा? किसका बनेगा? समाज कार्य का प्रश्न पत्र है ये, सोशल वर्क का? सोशल वर्क का प्रश्न पत्र है ये भाई, ठीक है। और ये समाज कार्य में जब आप समाज कार्य पढ़ रहे थे व्यवसाय, तो उसके अंतर्गत आती है कुछ आचार्य संहिता के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको बात करता हूँ, इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। थोड़ा सा यहाँ से मैं 2-3 पॉइंट बताऊँगा, इसको नोट करिएगा कॉपी पर अपने। पहली बात तो आप ध्यान रखिए कि जो आचार्य संहिता है वो व्यावसायिक संगठनों के द्वारा तैयार किया जाता है। प्रोफेशनल जो संगठन बनाए जाते हैं उनके द्वारा ये तैयार किया जाता है, ठीक है, आचार्य संहिता को। दूसरी बात, ये 19वीं सदी में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे समाज कार्यों के महत्व को दिया था, समाज कार्य के महत्व को दिया था। और महत्व तब होगा जब आचार्य संहिता होगी किसी चीज़ की। और इसने एक साथ और बात बताया था कि नगरीय क्षेत्रों में अधिक समस्या पाई जाती है और जैसे गरीबी हो सकता है, दुर्व्यवहार हो सकता है, आपराधिक घटनाएं हो सकती, बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमें नगरीय क्षेत्रों में मिलती है। उन समस्याओं को समाधान करने के लिए आचार संहिता होना जरूरी है एक सोशल वर्कर के लिए। और इसका उद्देश्य यही था कि जो है आदर का महत्व पर मतलब सम्मान करे उसका, और व्यक्तिगत योग्यता के बारे में भी जाने, प्लस में स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के बारे में भी जाने, ठीक है। अमेरिका में ये 1947 में जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर है, उस सम्मेलन में एक औपचारिक तरीके से नैतिक आचार संहिता को अपनाया गया था। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न बन सकता है आप सबसे कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स बोल रहा हूँ तो इसीलिए व्यावसायिक संगठन बोलता हूँ ना, तो वर्कर्स के सम्मेलन में जो है औपचारिक नैतिक आचार संहिता को अपनाया गया था। तो ये दूसरी बात आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ से। और इसको संशोधन किया गया, आचार संहिता को जो संशोधन का पार्ट था वो 1999 का था, 1999 का था, याद रखिएगा। और अगर आप लोगों से पूछे तो कोहलबर्ग, अगर आप लोगों के पास इग्नू की बुक होगी तो आप लोगों के मिल गया होगा कि कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक कारक बताए गए थे। उस नैतिक कारक में 3 टाइप बताए गए थे, वो आचार्य संहिता से संबंधित था। तो एक था परंपरागत था, एक था पूर्व परंपरागत, और एक था परंपरागत और एक था पश्च परंपरागत। ये 3 टाइप बताए गए।
और कोहलर ने ये बात भी बताया था, लॉरेंस कोहलबर्ग का नाम ले रहा हूँ मैं, ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने हर एक स्तर पर, ये स्तर बताए थे 3, और हर स्तर पे इन्होंने दो दो अवस्थाएं बताई दी थी, दो दो अवस्था। तो एक को बताया था इन्होंने आज्ञा पालन व्यक्तिवाद, दूसरे को बोला था या नियम बोला था इसने, और तीसरे को इन्होंने बोला था यहाँ पर आपसी संबंध, पारस्परिक संबंध, और चौथे को बोला था सामाजिक व्यवस्था, और पांचवें को बोला था व्यक्तिगत अधिकार को लेकर, यानी एक प्रकार का सामाजिक अनुबंधन को लेकर बात की थी। और नंबर जो 6 था, लास्ट था, उसको बोला था सामाजिक अनुबंधन के साथ साथ सार्वभौमिककरण या सार्वभौमिकता। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी मैंने आप लोगों को पारिस्थितिकीय व्यवस्था सिद्धांत के बारे में बताया है, क्या आप लोगों को याद है ये सिद्धांत ब्रोफेन ब्रेनर ने दिया था, आपको पता है? अभी मैंने हाल ही में बताया है 1979 में इसने दिया था, उसका नाम आ गया यहाँ पर। तो ये जो सिद्धांत था, बच्चों के स्कूल के वातावरण में माता पिता की क्या भागीदारी होती है उसके बारे में है ये सिद्धांत, पारिस्थितिकीय व्यवस्था का सिद्धांत। तो आप लोगों को भलीभांति तरीके से याद भी होना चाहिए कि माइक्रो सिस्टम और मेजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम, ये 5 सिस्टम जो है क्रम में बताया गया था, और ये काफ़ी बार समाजकारी यूजीसी में प्रश्न आया है, ठीक है भाई। तो इसका आप लोग ध्यान रखें, ये सभी के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ना। आगे बढ़ें यार, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, समाज कार्य एक व्यवसाय का मूल्य आधार है, तो इसका तो आप इजीली समझ सकते हैं। आपने नाम सुना कौश का नाम सुना है? नहीं सुना है? आवाज क्लियर है मेरी? हाँ सर, क्लियर। हाँ, कोस जो थे वो मनुष्य की योग्यता एवं उसकी गरिमा के बारे में बात करते थे। वो कहते थे कि समाज कार्य व्यवसाय के मूल्य के आधार को समझना पड़ेगा, मानव प्रकृति की क्षमता का विकास करना पड़ेगा, मतभेदों को हमें समाप्त करना पड़ेगा, जो भेदभाव वगैरह है उसे समाप्त करना पड़ेगा, मौलिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जैसे स्वतंत्रता हो गया, आत्म निर्देशन हो गया, इन सारी क्रियाविधि को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से कोनप्का ने भी बोला था, और हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज कार्य के दर्शन में बोला था, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर का नाम पता होगा। मिर्जा अहमद ने भी बोला था इस बात को समाज कार्य व्यवसाय के मूल्य के आधार के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ है, और गोपनीयता के बारे में आपको पता ही होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई, यानी थर्ड वाला आपका सही जवाब है, थर्ड वाला आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया आपका क्वेश्चंस? आगे बढ़ें। हाँ सर। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें इंग्लिश भी है, अगर आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा तो आप लोग मुझे बताना, मैं इंग्लिश भी दिखा दूंगा आप लोगों को, है ना। चलिए एक बार जरा बताइए, ये प्रश्न कह रहा है कि भारत में, आपसे बोल रहा है कि भारत में समाज कार्य व्यवसाय की आचार संहिता किसके द्वारा तैयार की जाती है? अच्छा, मैंने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में बोला भी था आप लोगों से, क्या राज्य सरकार बोला था? क्या मैंने समाज कार्य के विषय में पढ़ाने वाले महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के बारे में बोला था? क्या मैं समाज कार्य के व्यावसायिक संगठनों द्वारा बोला था? क्या मैं समाज कार्य के व्यावसायिकों के सेवा योजकों द्वारा बोला था? मैंने क्या बोला था बताइए जरा, एक बार कमेंट करिए, या तो आप मुझे बोल के जवाब दीजिए। संगठनों द्वारा। ओके, चलो सही है, व्यावसायिक संगठन द्वारा। सी सही जवाब दे रहे हैं। दीपा का भी जवाब आया भाई सही, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा यहाँ पर, कि समाज कार्य के व्यावसायिक संगठनों द्वारा, ठीक है। यही इसका करेक्ट जवाब है, इसमें ज़्यादा कुछ व्याख्या करने की ज़रूरत भी नहीं है। बाकी ऑप्शन जो है इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, तो इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। बाकी जो मैंने पहले क्वेश्चन बताया वो सारी की सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न और लेते हैं, और प्रश्न यहाँ पर बहुत अच्छा है, देखिएगा आप लोग। व्यावसायिक समाज कार्य अभ्यास का वह क्षेत्र है जिसमें स्वास्थ्य, व्यक्तियों व पर्यावरण को सुनिश्चित करने के लिए अभिकल्पना करके व उचित हस्तक्षेप क्रियान्वित करके सामाजिक कार्यकर्ता मानव व सामाजिक आवश्यकताओं के परिवेश को संबोधित करता हो। तो हम उसे क्या कहेंगे? क्या वो अस्पताल में जो अस्थि रोग के रोगी हैं उनसे संबंध में ये बात हो रही है? क्या कार्य में लगे हुए जो कर्मचारी हैं उनके क्षेत्र में? अच्छे समझिएगा कि अस्पताल में, चिकित्सक के क्षेत्र में, कि कार्य गृहों के, जेल के निवासियों में। प्रश्न आपसे दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। एक तो बात यहाँ पर यह है कि व्यवसाय समाज कार्य, पहले ये चीज़ समझनी है। और फिर कहता है कि स्वस्थ व्यक्ति और पर्यावरण को सुनिश्चित कर रहा है, स्वस्थ व्यक्ति व पर्यावरण को सुनिश्चित कर रहा है। तो कौन करेगा? उसके लिए एक अभिकल्पना, एक डिज़ाइन बनाया गया है। अच्छा देखो, डिज़ाइन है ये, रूपरेखा नहीं है। रूपरेखा फ्रेमवर्क जो होता है वो अलग होता है, डिज़ाइन अलग होती है, ठीक है भाई।
तो यह आपका अभिकल्पना है। तो बताइए जरा, जब आप व्यक्ति के पर्यावरण को सुनिश्चित करते हैं, उसके लिए कोई डिज़ाइन करते हैं, तो हस्तक्षेप क्रियान्वित करेंगे। और हस्तक्षेप का मतलब होता है जानकारी लेना, और ऐसी जानकारी लेकर सोशल वर्कर मानव और सामाजिक आवश्यकताओं के परिवेश को संबोधित कर रहा है। तो वह बताना क्या चाहता है सोशल वर्कर, कहना क्या चाहता है सोशल वर्कर, कि व्यवसाय समाज कार्य के अभ्यास के क्षेत्र में क्या बोलना चाहता है। कार्य में लगे जो कर्मचारी हैं उनके बारे में बताना चाहता है कि ये मानव और सामाजिक आवश्यकताओं को एक प्रकार से रिलेट कर रहा है क्या, कि अस्पताल में चिकित्सक को रिलेट करा रहा है, क्या बता रहा है ये, बताइए। बी होगा। बी होगा, ओके। हाँ, बी फॉर बॉम्बे, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड, यहाँ पर बी वाला यानी सेकंड वाला आपका सही जवाब है। तो व्यवसाय समाज कार्य अभ्यास में और मानव संबंधों की निपुणताओं पर आधारित जो होता है कार्य, उसे हम कहते हैं कार्य में लगे जो कर्मचारी हैं उसके संबोधन पे है। ये प्रश्न आपको कॉन्सेप्चुअल है, ये प्रश्न कोई फैक्ट नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड वाला। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं, ऐसे समझ के करिएगा। पहले तो एक चीज़ बता दूं, ये हरित क्रांति नहीं है, कहीं सोचो हरित क्रांति के बारे में, लेकिन एक बात और सुन लीजिए आप लोग, हरित क्रांति जैसा ही कुछ ऐसी क्रियाविधि हुई थी, ऐसी जैसे हरित क्रांति आपको बता दूं 1967 से लेकर 66 से लेकर 67 के बीच में हुआ था, ठीक है। और भारत में ग्रामीण समाज को व्यापक स्तर पर बदलाव करने की बात करता था ये, और समाज कार्य के ज्ञान के लिए किस क्षेत्र में अनुप्रयोग करने की संबंधित है, बताइए, क्वेश्चन बताइए। अच्छा प्रश्न है, जवाब क्या होना चाहिए? बी सर। बी, अच्छा। चलिए देखिए, एक बात तो आपको यहां पता होना चाहिए कि समाज की परिस्थिति मॉडल को सुधारने के क्षेत्र में ये आपका सही नहीं होगा। देखो, भारत में पर्यावरणीय प्रशासन से संबंधित या पर्यावरणीय प्रबंधन के क्षेत्र में हरित समाज कार्य का जो संरक्षण और सतत विकास था, वो बेसिकली हरित समाज कार्य के लिए और समाज कार्य ज्ञान के संबंध में था। अब आपको मैंने एक बात बताया, यहां से उसको ध्यान रखिएगा, मैंने वो बात बताया है पर्यावरणीय प्रबंधन, ठीक है, ये बात नोट करिएगा, पर्यावरणीय प्रबंधन। साथ ही साथ उसने सतत विकास के बारे में बात किया भी, और सतत विकास भी जानते हैं आप लोग अच्छे तरीके से, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में, तो भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, इनके बारे में ये चर्चा करता है। प्लस में जो हरित क्रांति थी वो एक प्रकार से खाद्यान्न या उत्पादन के वृद्धि को लेकर था। उसमें कृषि नवीन मशीनों को, जैसे बात करें ट्रैक्टर, ट्यूबवेल पंप इत्यादि चीज़ों का नवीनीकरण हुआ था, ये हरित क्रांति के बाद हुआ था कंडीशन। लेकिन आप ऐसा मत सोचिएगा कृषि से संबंधित है तो भाई तो कृषि मजदूरों में सहायता वगैरह की तो बात तो नहीं हो रही है, नहीं, गलत। ये फुटपाथों पर रहने के लिए प्लास्टिक उत्पादकों में ये भी गलत हो जाएगा आपको। और भारत में आपको मैं बता दूं, जो हरित समाज कार्य के ज्ञान को लेकर बात हुई, वो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर लेकर कार्य करने का क्षेत्र था, ये समाज कार्य से संबंधित प्रश्न है। हरित क्रांति शुरुआत हुई थी भारत में 1966 में, याद रखिएगा इसे भी, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया ये प्रश्न, बताइए एक बार सभी लोग। जी सर। हाँ, चलिए, समाज कार्य जो है समाज कल्याण सेवाओं को प्रदत्त करने की प्रक्रिया है, और यह संकल्पना किसके द्वारा की गई है? देखो, यह प्रदत्त करने की प्रक्रिया है एक, और यहाँ पर सामुदायिक कार्य समाज कल्याण सेवाओं को प्रदत्त करने की प्रक्रिया बता रहा है। तो आपको पता होना चाहिए ऑथर डनहम के बारे में। ऑथर डनहम ने कुल टोटल कितने सिद्धांत दिए हैं? 28 सिद्धांत दिए हैं। और ये सामुदायिक कार्य समाज कल्याण सेवाओं के प्रदत्त करने की प्रक्रिया है, और इन्हीं संकल्पनाओं को बताया। ये कॉन्सेप्ट है, ये आप सिद्धांत नहीं, बट आपको सिद्धांत में बता रहा हूँ। कुल टोटल उसने 28 सिद्धांत दिए हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
परंतु यहाँ पर अगर बात हो रही है समाज कल्याण सेवाओं को लेकर डेटा की प्रक्रिया के रूप में, तो ये आर्थर डनहम का है। अच्छा, रॉस महोदय, ये रोज नहीं है, रॉस है, इनका नाम रॉस है, इनका नाम रॉस है। रॉस महोदय के बारे में पता ही होगा, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस के बारे में बात किया है, याद है आपको? कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस के बारे में चर्चा किया इसने। और अगर मैं आपसे बात करूं इसमें, तो इसके मॉडल थे। एक था सामान्य रूपरेखा, आपको पता होना चाहिए, एक था विनिर्दिष्ट रूपरेखा, और एक था इसका प्रक्रिया की रूपरेखा। प्रक्रिया मतलब प्रक्रिया रॉस नहीं आई थी ना, तो इसके आधार पे आपने ये रॉस कर दिया। ठीक है भाई। रोथमैन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो रोथमैन के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होगा। सामुदायिक मॉडल ये भी देते हैं, और इनका स्थानीय विकास इंपॉर्टेंट है, स्थानीय विकास। और एक इसका आता है सामुदायिक नियोजन, या आप क्रिया भी कह सकते हैं। और उसके बाद एक आता है सामुदायिक कार्यवाही। ठीक है, सामुदायिक कार्यवाही, नियोजन और नीति इसका पार्ट बन जाएगा, किसका? रोथमैन का, ये याद रखिएगा। ट्रेकर का नाम आपको अच्छे तरीके से पता होगा, प्रिंसिपल एंड ऑफ सोशल ग्रुप वर्क के इन्होंने बताए थे कुल टोटल 10 सिद्धांत, आप लोगों को मैंने बता चुका हूँ इसके बारे में भी। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ए फॉर अमेरिका, यानी पहला वाला यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका, एक आपका सही जवाब है। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि व्यवसाय समाज कार्य के 4 मूल अधिदेश कौन से हैं। आपको वर्ष नहीं बताना है यहाँ पर, मतलब 4 ऐसी चीज पहले बताइए। अच्छा, पहले क्या समाज कार्य व्यवसाय जब नहीं था, समाज कार्य व्यवसाय नहीं था, तब था दान, आपको पता है ये बातें, तो इसलिए तो कट गया, क्योंकि समाज कार्य व्यवसाय जब विकास हुआ है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर परिवर्तन सबसे पहले आना चाहिए। समस्या समाधान तो हो सकता है, फिर वृद्धि, फिर सामंजस्य, सामाजिक जो है सामाजिक प्रकारात्मकता, या जो प्रकारात्मकता के बारे में बात हो रही है, ये आपको नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये एक प्रकार से फंक्शनल्स की बात कर देता है, तो ये गलत हो जाएगा कि आपने कोई कार्य कर दिया इस तरीके से, वो एक प्रकार का समाज कार्य व्यवसाय हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, पहले सामाजिक न्याय नहीं होगा कि आप समाज कार्य व्यवसाय कर देंगे, आप न्याय कर देंगे तो समाज कार्य व्यवसाय नहीं कहलाएगा, ये गलत हो जाएगा आपका। पहले सामाजिक विकास होगा, सामाजिक परिवर्तन होगा। और सामाजिक परिवर्तन आप जानते हैं, सामाजिक परिवर्तन वे होते हैं जैसे मैं कोई सामाजिक संरचना में परिवर्तन समझता हूँ या करता हूँ, वह क्रियाविधि सामाजिक परिवर्तन हो जाती है। साफ शब्दों में स्पेंसर ने यह बात कहा था कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है, सामाजिक परिवर्तन ही सामाजिक विकास है ना। और सामाजिक विकास क्या है फिर? सामाजिक विकास के बारे में अगर मैं बात करूं, तो व्यवहार करने की योग्यता को ग्रहण करना, व्यवहार करने की योग्यता को ही ग्रहण करना, वो सामाजिक विकास हो गया। क्लियर है? सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण कर लेना, तो सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को ग्रहण कर लेना, ये हॉरलॉक की डेफिनेशन थी सामाजिक विकास में। और सामाजिक संशक्ति का मतलब होता है सामंजस्य, इन संशक्ति का मतलब क्या होता है? सामंजस्य। क्लियर हो रहा है? बताइए, सामंजस्य। तो यहाँ इसका अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो सामाजिक सामंजस्य में साझा मूल्यों को करना, व्याख्या करना, समुदायों का निर्माण करना, ये एक प्रकार की आती है सामाजिक संशक्ति में। फिर उसके बाद आ जाता है लोगों को सशक्तिकरण करना या मुक्तिकरण करना, समुदायों में स्वायत्तता की बात करना। स्वायत्तता का मतलब होता है स्वतंत्रता की बात करना, आत्मनिर्णय के स्तर के बारे में बात करना, या आत्मनिर्णय को बढ़ावा देना। इस तरीके की क्रियाविधि जो हो जाती है आपकी सशक्तिकरण और मुक्तिकरण की तरफ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर हुआ? बताइए, क्लियर हो गया? जी। चलो फिर बहुत अच्छी बात है अगर क्लियर हुआ तो। चलिए एक और प्रश्न लीजिए यहाँ से। चलिए इसका जवाब बताइए। अच्छा, मैंने इसके बारे में आप लोगों से अच्छे तरीके से बता रखा है, एक मिनट। चलिए बताइए जरा इसके बारे में बताइए मुझे, इस सवाल की जवाब। बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए? मैंने आप लोगों से करवा भी रखा है इसके बारे में। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए, हेलो, वेरी गुड। हेलो सर। चलिए बहुत बढ़िया।
हेलो इफेक्ट होगा। अच्छा, मैंने हेलो इफेक्ट में क्या क्या बातें बताई हैं, किसी को पता है क्या? बता सकता है कोई? बताइए मुझे कोई, अगर किसी को पता है हेलो इफेक्ट के बारे में तो बताइए। चलो मैं बताता हूँ, देखो सर हेलो। हेलो इफेक्ट में तो हम दूसरे की संस्कृति को मतलब मेजर करते हैं ना, और उसमें एक ही नेगेटिव पॉइंट होता है हेलो इफेक्ट जो होता है। ओके, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, आपने यहाँ तक तो बताया। तो देखो हेलो इफेक्ट के बारे में अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूँ, और ये आप लोग ध्यान भी रखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है, ये प्रश्न पूछा गया है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाएगा, और मैंने इसके बारे में आप लोगों से एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड किया है इसके बारे में, इसके बारे में डिटेल जानकारी भी आप लोगों को दिया है मैंने हेलो इफेक्ट के बारे में, ठीक है भाई, कि क्या चीज़ें ये हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग अगर हेलो इफेक्ट के बारे में, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रभाव योग्यता निर्धारण करते समय उस व्यक्ति पर जिसकी योग्यता का निर्धारण होना है गुणों पर सामान्य प्रभाव पड़ता है, और वहाँ पर हम उसे कहते हैं हेलो इफेक्ट कहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। चला, मुझे बताइए जरा कि लेनियंसी प्रॉब्लम क्या होती है, मैंने ये भी आप लोगों को बताया भाई, बताइए भाई, मैंने आप लोगों को करवा रखा है इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ। बोलिए। देखो ये एक प्रकार से ऐसी चीज़ें है जिसे दिखावटी में, बनावटी में, किसी ने अगर आपसे कहा कि भाई आपको देख लिया और देख कर फिर वो काम करने लगे, और फिर इस तरीके से आपने उस पर ऑब्जर्व नहीं किया, पहली बार ही देखा वो व्यक्ति काम कर रहा है, तो वहाँ पर ये आपके लिए आ जाती है कौन सी प्रॉब्लम, क्योंकि वो बच्चा सही नहीं भाई, जैसे आपको देखता है तो फिर कार्य करना शुरू कर देता है, तो यह क्रिया विधि कहलाती है आपकी लीनियंसी प्रॉब्लम, ये आपकी हो जाएगी लीनियंसी प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है भाई, तो ये से आप देखे रहिएगा, और मैंने आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रखा है, इसको खासकर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको फोकस करिएगा आप लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और दूसरा प्रश्न लीजिए यहाँ पर कि उत्तरवर्ती बाल्या, जो बाल्यावस्था है उसके बारे में बताइए, उत्तरवर्ती बाल्यावस्था क्या है? बताइए, इसमें से अगर बाल्यावस्था के अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए, प्रारंभिक शैशवावस्था, अच्छा, हरलॉक के अकॉर्डिंग कुछ बातें कही गई थी, उसने बोला था कि भाई जो जन्म से पहले की बात हो रही है उसको बोला जाता है गर्भावस्था, ठीक है, और जो जन्म से लेकर 14 दिन के होता है उसको बोला था शैशवावस्था, 2 से लेकर 11 वर्ष को बोला गया बाल्यावस्था, इसी को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक को कहा 3 से 6 वर्ष और वो हो गया पूर्व बाल्यावस्था, और एक था उत्तर बाल्यावस्था, उसी उत्तर बाल्यावस्था को 6 से लेकर 11 वर्ष की अवधि है ये। और इसमें क्या बात की गई है, इसमें क्या बातें की गई है, इसमें शारीरिक और मानसिक विकास की स्थिरता भी देखने को मिलती है, एक प्रकार की विशेषता है, प्रबल जिज्ञासु की देखने की प्रवृत्ति मिलती है, वास्तविक जगत के संबंध में बात करता है, रचनात्मक कार्यों में रुचि रखता है, संवेगों पर नियंत्रण करता है, आत्मनिर्भरता की भावना होती है, काम प्रवृत्ति में परिवर्तन होता है, ये सभी की सभी क्रियाविधि किस में आती है? उत्तरवर्ती बाल्यावस्था को, और उसी उत्तरवर्ती बाल्यावस्था को दल आयु भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? कारण यही है, ऑप्शन नंबर 3, जो बच्चे के अपने साथियों और क्रियाकलापों में रुचि होती है वे अपने साथियों के व्यवहार के प्रतिमानों के समानुरूप व्यवहार करते हैं। तो यह आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर। और बहुत सही सरल प्रश्न था, आप लोगों को किसी ने जवाब नहीं दिया इसका, है बहुत ही इजी प्रश्न था ये। चलिए बताइए, एक और क्वेश्चन लीजिए, शोक संतृप्तता क्या होता है? बताइए। 3 नंबर पर हाँ, प्रियजन प्रियजन को खो देने पर जो शोक, हाँ, शोक से निकलने वाले, वेरी गुड, निकलने में जो मदद करने की क्रियाविधि होती है वह कहलाती है शोक संतृप्तता कहलाती है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर देखिए आपको यूनिक मिल रहा है, और वो पॉइंट है आपका ये 4 वाला, कि PTSD क्या है,
इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। PTSD क्या है, ठीक है, पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है ये। क्या है ये? पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। तो यह एक ऐसा मनोरोग विकार है जिसमें अगर मैं बात करूं, इससे आपदा हो या प्राकृतिक हो या कोई गंभीर दुर्घटना हो, जैसे दर्दनाक कोई घटना हो, अगर उसका कोई अनुभव करता है या देखता है तो वो कहलाता है व्यक्ति PTSD के अंतर्गत, कि यह व्यक्ति इस डिसऑर्डर से ग्रसित है। ठीक है, ऐसी घटनाओं के बारे में अगर वो टेंशन लेता है या इस तरीके का अनुभव करता है या दिखाता है या देखता है ऐसी प्रतिक्रियाओं को, तो ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर ये लीजिए। देखो पार्लियामेंट के बारे में दिया हुआ है ये, और निदान के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, है ना। तो आपको पता होना चाहिए पार्लियामेंट के बारे में कि पार्लियामेंट ने कौन कौन से कार्यालय के बारे में बताया भी है। ठीक है भाई, तो पार्लियामेंट ने जब निदान के बारे में बता रहा था कि तथ्यों के आधार पे हम क्या करते हैं, उपचार के लिए कुछ जानकारी प्रोवाइड करते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं, एक्वायर करते हैं। तो उस दौरान पार्लियामेंट ने कुछ प्रकार बताए थे निदान के, और आप लोगों को पता है कौन कौन से इसके प्रकार हैं। एक है गतिशीलता का निदान, मैंने आपको बता चुका हूँ, नैदानिक निदान है, और उसके बाद आपका एक हेतु निरूपी निदान है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है, और यहाँ पे गेस्टाल्ट निदान जो नहीं है, ये गेस्टाल्ट आपका मैक्स वर्धिवन से संबंधित है, वहाँ से आ जाता है ये। ठीक है, गेस्टाल्ट, और इसमें पूछा है नहीं, है ना, प्रश्न क्या पूछा है नहीं को लेकर, तो नहीं में आप यही लगाएंगे कि गेस्टाल्ट निदान को ही लगाएंगे बाकी। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, बताइए। चलो चलिए आगे बात करते हैं। कार्यकर्ता के संबंध में 7 सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। किसने प्रतिपादित किया है कर्ता और सेवार्थी के संबंध में, बताइए। 3 नंबर फेलिक्स बेस्टिक का नाम आता है। हाँ, फेलिक्स बेस्टिक का जो नाम आता है, इसने कुल टोटल केस वर्क में 7 सिद्धांत के बारे में चर्चा किया है। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखना। अच्छा, हैमिल्टन, यहाँ पे गार्टन हैमिल्टन का नाम है, और ये थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क के बारे में इन्होंने बात किया है, इसे भी आप लोग को ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए एक नाम आ रहा है स्वीथन वॉकर्स का नाम, और जो ये स्वीथन वॉकर्स हैं, ये महोदय द नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल केस वर्क के बारे में बात करते हैं। कहने का मतलब प्रकृति और परिभाषा समाज व्यक्तिक कार्य में इनकी भूमिका होती है। इन्होंने जो एक किताब लिखी है द नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल केस वर्क, इनकी किताब आई थी 1949 में केस वर्क पर। ये चीज़ आप ध्यान रखना इसको। H.H. पार्लियामेंट का नाम आपको पता होना चाहिए भली भांति तरीके से। और H.H. पार्लियामेंट ने किसके बारे में बात किया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के बारे में बात किया है, प्लस साथ ही साथ रिलेशनशिप द हार्ट ऑफ हेल्पिंग प्रॉब्लम की बात, हेल्पिंग पीपल की बात किया है। ठीक है भाई, याद रखना, रिलेशनशिप द हार्ट ऑफ हेल्पिंग पीपल, तो ये भी आपका सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और बीस्टिक के बारे में आपको पता ही है अच्छे तरीके से कि द केशवर्क रिलेशनशिप की एक किताब भी इसने लिखी है। क्या नाम लिखा है, ध्यान रखिएगा, इसकी किताब का नाम है एक केशवर्क रिलेशनशिप 1957 में, याद रखिएगा। ठीक है भाई, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं, बताइए एक बार सभी लोग। हाँ सर। चलो ठीक है, और यहाँ पर हम आगे बात करते हैं। तो एक प्रश्न आपके सामने ये आ गया, और प्रश्न कह रहा है आपसे कि सामाजिक समूह कार्य सामान्यतः व्यक्तियों से संबंधित है, और सामाजिक व्यक्तिक कार्य असामान्य व्यक्तियों से संबंधित है। तो कथन में निम्नलिखित में इसको आप क्या मानोगे, बताइए जरा, कि जो सामाजिक समूह कार्य है वो सामान्य व्यक्तियों से संबंधित है, और जो सामाजिक व्यक्तिक कार्य है वो आपका असामान्य व्यक्तियों से संबंधित है। क्या कहोगे आप? पूर्णतः गलत है ये। हाँ, ये पूर्णतः ही गलत है, क्योंकि ये ज़रूरी थी ना, ग्रुप वर्क भाई हम नहीं एब नॉर्मल बच्चों के साथ भी करते हैं, है ना।
ये पूरा टोटली गलत है ना, टोटली गलत है, इसलिए आप इसको इजीली कर सकते थे इस प्रश्न को, सरल प्रश्न आ गया। ठीक है, ये भी है। तो कभी कभी कॉन्सेप्ट पर देखिए, अब कॉन्सेप्ट पर कितना क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे यूजीसी में प्रश्न आए हुए थे कॉन्सेप्ट पर। तो ये प्रश्न एमपीपीएससी में भी हो सकता है ना, याद रखना आप लोग। चलिए, सामाजिक समूह कार्य मूलभूत रूप में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो समाज समूह कार्य है, अगर मूलभूत रूप से अगर मैं बात करूं तो निम्नलिखित में से बताइए किससे संबंधित है ये? कि पहचान का विकास करने से रिलेटेड है, कि व्यक्तित्व के विकास से रिलेटेड होगा? एक मिनट, कोई शायद ज्वाइन हो रहा है आई थिंक। चलिए, समूह सदस्यों से होगा, ओके भाई, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ आपको समझना ये है, अच्छा प्रश्न है ये और इम्पोर्टेंट है। अब जानते हैं, अगर आप लोगों को ये प्रश्न पता रहेंगे तभी आप कर भी पाएंगे। तो आपको एक बात बता दूं कि हर मनुष्य का अपना अपना व्यक्तित्व होता है और वही मनुष्य की पहचान होती है, और इसमें वंशानुक्रम और परिवेश दोनों क्या होते हैं? प्रधान होता है। बात समझ रहे हैं? प्रधान का मतलब प्राथमिकता होती है। कहने का तात्पर्य ये हुआ एक प्रकार से कि इसका इंपॉर्टेंस हो रहा है, अनिवार्यता बताई जा रही है। ठीक है भाई। तो व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग माना जाता है। तो ऐसी कंडीशन पर व्यक्तित्व गुणों को जो समन्वित रूप करे तो वह क्या टाइप बनेगा? व्यक्तित्व का विकास बनेगा कि व्यक्तित्व का पहचान बनेगा? सामाजिक समूह कार्य अगर मूलभूत से अगर आप देखें तो बेसिकली वह एक प्रकार से व्यक्तित्व का विकास बनेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड सही होगा, क्योंकि पहचान का विकास नहीं हो रहा है कि आपने पहचान कर दिया तो सामाजिक समूह कार्य कर दिया भाई। अच्छा भाई, ये आपका नहीं बनेगा। सामाजिक समूह कार्य में अपने व्यक्तित्व का विकास कर रहे हो और यहाँ पर आत्मचेतना, निरंतरता, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, दृढ़ इच्छा इत्यादि चीज़ों का विकास कर रहे हैं। और साफ शब्दों में अगर मैं आपसे बात करूँ पर्सनालिटी के बारे में, तो पर्सनालिटी का एक शब्द है पर्सोना, जिसको आप कहते हो नकली चेहरा, जिसको आप बोलते हो मुखौटा। तो वो तो कार्ल जुंग ने साफ शब्दों में बोल दिया था कि भाई अंतर्मुखी से भी होता है, बहिर्मुखी से भी होता है और उभयमुखी से भी होता है। तो आप यहाँ पर यह समझे कि जो सामाजिक समूह कार्य का मूलभूत चीज़ हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो सबसे पहले चीज़ें विकसित होती हैं, वो व्यक्तित्व विकास होता है उसका, ना कि उसकी पहचान का विकास होता है, ना ही उसके मानक कार्यक्रम का विकास होता है, ना ही उसके समूह सदस्यों के साथ कार्य करने के तरीकों का विकास होता है। विकास अगर कुछ होता है तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सेकंड वाला करेक्ट जवाब है। ठीक है यहाँ पर। चलिए, 13वीं शताब्दी में पर्सोना शब्द को लैटिन भाषा में बोला था कार्ल जुंग ने, इसे याद रखिएगा। इसके अंतर्गत बहुत सारे मैंने प्रक्षेपी विधि भी आती है, हरमन रोसा के बारे में बात किया हूँ, टीएटी के बारे में बात किया हूँ, सीएटी के बारे में बात किया हूँ और एसएटी के बारे में बात किया हूँ। ये चीज़ें भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न आप लोगों से। ठीक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लासेस है, समझ लीजिए आप लोगों के लिए, है ना। तो इसका नोट भी करते रहिएगा कहीं साइड में, ताकि आप उसे पढ़ सकें बाद में। देखिए जरा, यहाँ पर पूछा गया, मैंने अभी भी आप लोगों से बात किया है रोथमैन के द्वारा, सामुदायिक संगठन में जो है सामाजिक नियोजन का मॉडल का लक्ष्य क्या था? जरा आप मुझे बताइए उसका लक्ष्य का विकास। तो आपको तो पता है कि भाई ये रोथमैन ने तो दिया है, परंतु इसका मतलब क्या था, इसमें क्या था उद्देश्य इसका, किसी को पता है? समुदाय की समस्या को दूर करना पहला काम, इसका काम ही यही था, उसकी समस्या का निराकरण कर देना। सामाजिक नियोजन होगा तभी ना भाई, जब समस्या का निराकरण होगा। बोलिए जरा एक बार, सही है गलत, बोलिए। तब तो आप बताइए जरा, सारभूत सामुदायिक समस्याओं के लिए समस्या का समाधान करना मतलब मूल, यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए ये तो हो सकता है भाई सही। शक्ति एवं संसाधन का अंतरण, ये गलत है आपका भी। यहाँ पर ऑप्शन बी वाला जो सेकंड वाला, ये भी गलत हो गया। स्वयं सहायता और सामुदायिक एकीकरण, ये भी गलत है। और शत्रु लक्ष्य विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए लोगों को संगठित करना, नहीं, इसका मतलब नहीं था। सामाजिक नियोजन का मॉडल का जो अर्थ था वो यही था कि समस्या का निराकरण करना, समस्या को दूर करना समुदाय के। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट जवाब है ये। समझिए, सिर्फ बातों को समझना है आप लोगों को, है ना। पीडीएफ भी आप लोगों को मैं जितनी प्रोवाइड कर रहा हूँ वो पीडीएफ भी आपको पढ़ते रहना है। ठीक है भाई। और जो भी चीज़ें ना समझ में, जैसे मैं आप लोगों ग्रुप में इतने सारे क्वेश्चन किया आज, ठीक है, आप लोग ग्रुप में मैसेज भी नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं दे रहे थे, तो मैंने मैसेज ही नहीं छोड़ दिया, बंद कर दिया। और सारे के सारे ग्रुप में सोशल वर्क में प्रश्न बनाए गए थे, पूछे गए प्रश्न थे। आप लोगों में से सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लोग थे बस, उन्हीं लोगों ने सिर्फ कमेंट किया है, बाकी लोग नहीं कर रहे थे, है ना भाई।
तो कमेंट भी किया करें, इसलिए मैं आप लोगों को बराबर कंटिन्यू क्वेश्चंस और भी करता रहूँगा। इसीलिए मैं नहीं करता हूँ, जब क्योंकि आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो, तभी मैं क्वेश्चन भी नहीं करता हूँ। जब रिप्लाई करोगे तभी तो क्वेश्चन भेजूंगा भाई, इतने सारे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। एक अंतर्वैयक्तिक आकर्षण, अस्वीकृति और शक्ति के आकलन की युक्ति को क्या कहते हैं? देखिए अभी मैंने हाल ही में आप लोगों से एक चीज़ बात किया था। पहले एक बात ये बताइए, मंत्रणा शब्द दिया किसने है? मंत्रणा का मतलब होता है काउंसलिंग, परामर्श होता है। बताइए किसने दिया ये, बताइए मंत्रणा शब्द किसने दिया है भाई? मंत्रणा का मतलब होता है दूसरे से ली जाने वाली सलाह। एक तो बोलते भी नहीं हो जल्दी यार। इसका मतलब क्या होता है? करेक्ट इसका जवाब क्या होगा बताइए जरा। अंतर्वैयक्तिक आकर्षण और अस्वीकृति और शक्ति के आकलन की युक्ति को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो समाज मिति को कहेंगे। समाज मिति का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जेएल मोरोनो का नाम सुना है? जेएल मोरोनो नहीं सुना है? सुने सर। हाँ, तो जेएल मोरोनो ने 1934 में 1934 में इसने तकनीकी का प्रयोजन किया और समूह में व्यक्ति विशेष को लेकर काम किया था। समूह के जो व्यक्ति विशेष थे उसको अध्ययन करने को लेकर काम किया था। तो कोई जो समूह में व्यक्ति विशेष है उसके सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाएगा। तो अब ऐसे मत कह देना कि भाई ये ग्रुप कम्युनिटी वर्क में आ जाएगा, ये केस वर्क में आ जाएगा। नहीं नहीं, समाज मिति किस में आती है? समूह कार्य में आती है। तो समूह में जो व्यक्ति विशेष होता है उसके सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है भाई, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और आगे अगर मैं बात करूँ तो इसके संबंध में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष इन्वॉल्व होते हैं। कभी कभी सकारात्मक जो भी पक्ष आएगा सेवार्थी से या ग्रुप से, वो भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, और जो नकारात्मक होगा वो भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब समाज मिति होगा जाएगा आपका, है ना। मंत्रणा शब्द के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था बर्था रेनाल्ड के बारे में, और भली भांति तरीके से आपको पता भी होना चाहिए ये चीज़ें। परामर्श, वहाँ से परामर्श का मतलब ही होता है दूसरे से ली जाने वाली सलाह को हम क्या बोलेंगे? परामर्श ही बोलेंगे, है ना। और केस वर्क के बारे में आपको पता है, किसी इंडिविजुअल कार्य पे काम अगर कर रहे हैं आप लोग तो वो केस वर्क के बारे में देखो, अभी मैंने कल बताया भी था, है ना। तो केस वर्क किसे कहते हैं, ग्रुप वर्क किसे कहते हैं, कम्युनिटी वर्क किसे कहते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने कल बताई भी थी। तो वो केस वर्क हो जाएगा जब किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर काम कर रहे होते हैं। सोशल क्रिया का मतलब होता है सामाजिक एक्शन या सामाजिक क्रिया के बारे में हम इसको बोलते हैं। व्यापक लेवल पर किया जाता है, किसी बड़े परिवर्तन को लेकर किया जाता है, तो ये सोशल एक्शन हो जाता है। आप इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी मैंने इस प्रश्न के बारे में भी चर्चा किया था, लेकिन ये प्रश्न वहाँ पे था नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए पूछ लिया है कि डनहम ने सामुदायिक संगठन के कुल कितने सिद्धांत दिए हैं? हाँ, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, 28 सिद्धांत इसने दिए हैं। बहुत ही सरल प्रश्न था, और ऐसे प्रश्न अगर एग्ज़ाम में आ जाए आप लोगों से तो फिर तो ठीक है, लेकिन ऐसा आएगा नहीं इस बार, है ना। बार बार पोस्टपोन कर रहा है एग्ज़ाम, तो सोच लीजिए पेपर हो सकता है भाई, है ना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जन भाग, जन का मतलब जानते हैं आप लोग? लोग होते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है, लोगों की भागीदारी किसने बोला है? लोगों की भागीदारी किसने कहा है? लोगों की भागीदारी की अवधारणा किसने दिया है? नाम सुना है पिंकस और मिनहम का? पिंकस एंड, हाँ, पिंकस एंड मिनहम की अगर बात किया जाए तो लोगों की भागीदारी की बात किया है। परंतु यहाँ पर प्रश्न ये है कि लोग भागीदारी प्राप्त करने का तरीका नहीं है, मतलब नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अंडरलाइन करना है नहीं पर, और आपको ढूंढना है जवाब। बताइए जरा कौन सा नहीं है इसका करेक्ट जवाब, बताइए जल्दी। एक बार मैं तब तक ज्वाइन करता हूँ, आप लोग सोचिए फटाफट, बताइए क्या सही जवाब होना चाहिए। ओके, यहाँ पर कह रहे हैं डी, ठीक है। अगर आप डी बोल रहे हैं तो फिर तो सही है। देखिए यहाँ पर जो अनौपचारिक साक्षात्कार है, यह आपका जन भागीदारी को प्राप्त करने का तरीका माना जाता है। सहभागिता तो होगा ही होगा, इसमें श्योर है। और समाज और संसाधनों का मानचित्रण, आपको याद है पीआरए? बताइए, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल है। तो जो पीआरए है ना, उसमें मैंने आपको बताया उसके संसाधन के बारे में कि लोगों को कलेक्ट किया जाता है। तो वह एक प्रकार का मैपिंग का पार्ट है। पीडीएफ देखना आपको मिल जाएगा इजीली ये,
ठीक है। सामुदाय, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सामुदायिक नेतृत्व से कोई संपर्क स्थापित ना करना, तो ये आपका पार्ट नहीं है। ठीक है भाई, जैसे ही आप सोचिए कोई पार्ट है, पार्ट ही नहीं है। अगर स्थापित नहीं करोगे तो भाई कैसे लोगों की भागीदारी प्राप्त करने का तरीका नहीं माना जाएगा। जाहिर सी बात यही नहीं है, यही तरीका ही नहीं है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही। प्रश्न को 2 बार पढ़ लिया करो, आप इजीली कर लोगे, है ना। चलो बताइए जरा, सेवार्थी और पर्यावरण के बीच में अंतःक्रिया के फलस्वरूप गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट का मतलब होता है समग्र। क्या होता है? समग्र, अर्थात समग्रता में वही बात है। और कुल समविन्यास में अवधारणा का प्रयोग किसमें होता है? बताइए जरा, बताइए। सामाजिक कार्यकर्ता में होगा। गेस्टाल्ट का बात है ये, गेस्टाल्ट का। 1912 में गेस्टाल्ट का सिद्धांत जब लाया गया था तो उसका मतलब बताया गया था प्रारूप, उसका मतलब बताया गया था आकार, उसका मतलब बताया गया था आकृति। ये 3 चीज़ ध्यान रखना आप लोग, प्रारूप, आकृति और आकार। ठीक है, 1912 में लाया गया है ये। और किसी व्यक्ति की अगर अवधारणा के बारे में जानकारी रखनी है हमें, तो उसके आंशिक रूप में नहीं रखनी है, हमें समग्र रूप में रखना है। तो व्यक्ति किसी वस्तु या अवधारणा को आंशिक रूप से नहीं बल्कि समग्र रूप से सीखता है, इस बात को बताते। तो जरा मुझे बताइए, यहाँ पे अगर समग्र रूप से सीखेगा तो वह अवधारणा प्रयोग करती है आपकी केस वर्क। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ग्रुप वर्क में भी तो सीख सकता है, कम्युनिटी वर्क में भी सीख सकता है। चलो अच्छा, इसको तो आप काट दीजिए कि ये रिसर्च है, ये तो नहीं होगा, है ना। परंतु अगर मैं बात करूँ, यहाँ सेवार्थी और पर्यावरण के बीच की बात हो रही थी, और प्रश्न खुद आपसे कह रहा है कि मैं सेवार्थी के बारे में ही पूछ रहा हूँ। तो बताइए कहाँ से हो जाएगा आपका कम्युनिटी में, कहाँ से फिर हो जाएगा आपका ग्रुप में? बोलिए। प्रश्न खुद बोल रहा है कि मैं सेवार्थी और पर्यावरण के बीच की अंतःक्रिया की बात कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है वो आपका सोशल केस वर्क ही होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए एक प्रश्न और लीजिए। कह रहा है जनसंख्या के संबंधी कोई सूचना ना होने की स्थिति में प्रतिदर्श सैंपलिंग को कौन सा तरीका उपयुक्त होता है? देखो ये सैंपलिंग की पार्ट है, आपको पता होना चाहिए ये सैंपलिंग है क्या चीज़, आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। देखो सैंपलिंग के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जहाँ यादृच्छिक या किसी विधि का प्रयोग किया जाए वह आपका कहलाता है प्रोबेबिलिटी, और नॉन प्रोबेबिलिटी हम उसे कहते हैं जहाँ हम यादृच्छिक प्रयोग ना करते। यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडम, रैंडम का मतलब होता है विधि, और उसका प्रयोग ना करके अपने मनमर्जी से कोई सैंपलिंग का प्रयोग करे, तो ऐसे में वो हो जाता है भेदभाव वाला। ठीक है भाई, तो वो आपका हो जाएगा गलत। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये आपका नॉन प्रोबेबिलिटी आपका गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया ये बात? तो अब आपसे पूछा है कि जनसंख्या की कोई ऐसी सूचना ना हो जहाँ पर स्थिति में सैंपलिंग का प्रयोग किया जाए, तो क्या होना चाहिए? आप बताइए जरा मुझे, बताइए। यहाँ पर सही जवाब होगा स्नोबॉल। स्नोबॉल को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिमगेद। स्नोबॉल को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? हिमगेद बोलते हैं। क्लियर है? स्नोबॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? हिमगेद बोलते हैं। और हिमगेद प्रतिदर्श का मतलब होता है एक प्रकार से जैसे बर्फ। हिम का मतलब होता है बर्फ। और मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर यहाँ पे एडमिन है और एडमिन क्या कर रहा है, किसी से डेटा ले रहा है, तो यहाँ से आपने उसको क्या किया, 2 लोगों को उसने 10 फॉर्म दिए, और आपको याद आ गया होगा अब तो। ये जो प्रक्रिया चल रही है एक प्रकार की जनसंख्या संबंधी सूचना ना हो, देखो जनसंख्या संबंधी कोई सूचना ना होने की स्थिति में सैंपलिंग का प्रयोग हो रहा है। जनसंख्या के संबंध में सूचना ना होने की स्थिति में तो हम स्नोबॉल करें। सुविधाजनक प्रतिदर्श क्या होता है कि एक प्रकार से आपने अपने, ये भी एक प्रकार से भेदभाव वाला ही होता है, आपने सुविधा के अनुसार ले लिया। आपको भाई लगा वो क्षेत्र जो है जहाँ पर वो व्यक्ति, आपको भी मराठी आती है, उस व्यक्ति को भी मराठी आती है, तो अपने सुविधा अनुसार आपने चूज़ कर लिया, तो ये भी भेदभाव वाला ही हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जनसंख्या के बारे में पूछा था तो इसलिए स्नोबॉल हो जाएगा। कोटा, कोटा का मतलब जान रहे होंगे आप लोग, बताइए जरा कोटा का क्या होता है? मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है। जैसे आपने क्या किया कि किसी जगह पे गए और आपने हॉस्पिटल में गए, आपने डेटा लेना शुरू कर दिया, तो मान लीजिए उस हॉस्पिटल में एलोपैथिक के डॉक्टर भी हैं, होम्योपैथिक के भी डॉक्टर हैं उसमें,
और आयुर्वेदिक के भी डॉक्टर हैं उसमें। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर देखा कि भाई यहाँ पर जो है 100 ये डॉक्टर हैं, 100 एलोपैथिक के हैं, 100 जो है आयुर्वेदिक वाले हैं। तो आपको अच्छा लगा कि भाई जो है होम्योपैथिक बहुत अच्छी दवा होती है, तो आपने होम्योपैथिक के बारे में डेटा लेना शुरू कर दिया। तो उसके गुण और विशेषता के आधार पे अलग अलग भागों में बांटना शुरू कर दिया आपने, तो वह एक प्रकार का कोटा हो जाता है। तो ये भी गलत हो जाता है। सो उद्देश्य का मतलब होता है एक उद्देश्यपूर्ण होता है, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या संबंधी कोई सूचना जब नहीं होती तो ऐसी कंडीशन पे स्नोबॉल का हम यूज करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा है, अब ये 2 लोगों को दिया, इन्होंने फिर 2 लोगों को दिया, और फिर इन्होंने 2 लोगों को दिया। ठीक है, इस तरीके का जो डेटा चल रहा है या जो क्रम चल रहा है वह क्या बता रहा है आपका, एक प्रकार से डेटा प्रोवाइड कर रहा है, एक प्रकार से जनसंख्या प्रोवाइड। तो जनसंख्या प्रोवाइड बाद की प्रक्रिया होती है, ऐसे में ये तरीका उपयुक्त होता है स्नोबॉल में। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, डी वाला। क्लियर हो गया? चलिए यहाँ पर बताइए कि अगर मान लीजिए प्रतिदर्श सैंपलिंग वह पद्धति है जिसमें संभावित का आकलन करने के आधार पर उपलब्ध नहीं करती। देखो यहाँ पर संभावित आकलन, अच्छा संभावित आकलन क्या करती है, उपलब्ध नहीं कराती है। तो सैंपलिंग जनसंख्या के प्रत्येक मद सम्मिलित किए जाए तो वो क्या कहलाएंगे? प्रत्येक मद को सम्मिलित कर रहे हो आप, बताइए क्या कहोगे इसको, आप क्या बोलेंगे भाई? अपने अकॉर्डिंग चल रहे हो, अपने अनुसार बात कर रहे हो, तो ऐसी प्रक्रिया में हम इसको क्या नाम देंगे आप बताइए जरा मुझे। प्रोबेबिलिटी है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी है, और नॉन प्रोबेबिलिटी कहती है कि जहां पर सभी को चुने जाने की संभावना बराबर बराबर ना हो, और उसमें अपनी मनमर्जी से पक्षपात होने की संभावना अधिक होती है, तो अपने मर्जी से चुन रहे हो। और जहां पर सभी को चुने जाने की संभावना बराबर बराबर हो, उसे संभाव्य कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे संभावित बोलते हैं, उसे प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या बोल रहा है बताइए जरा, यहाँ पे बोल रहा है कि संभावना का आकलन करने का आधार उपलब्ध नहीं है, तो जाहिर सी बात ये तो नहीं है, तो फिर क्या है, फिर तो गैर संभावित हो गया। क्या संभावना? हाँ, फिर जाहिर सी बात है, फिर वही हो जाएगा आपका, जहाँ पे बराबर चुनने की संभावना नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सेकंड हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि एक फ्रेम में प्रतिदर्श प्राप्त करना। एक फ्रेम का मतलब होता है रूपरेखा में। आपने क्या किया, एक रूपरेखा में, ठीक है भाई, देखिए रूपरेखा में आपने क्या कर दिया कि तकनीकी की पद्धति की सुनिश्चित योजना निम्नलिखित में से किस रूप में जानते हैं। जैसे कोई मान लीजिए कोई फ्रेमवर्क से, एक फ्रेमवर्क है आपके पास, एक कोई डिज़ाइन है, सैंपलिंग है, उस सैंपल से आपने प्राप्त किया है, तो बताओ वो तकनीकी की पद्धति को निश्चित करेगी किस योजना की तरफ, पैरामीटर की तरफ, समग्र मानचित्र की तरफ, कि फ्रेम प्रतिदर्श फ्रेम की तरफ, कि प्रतिदर्श डिज़ाइन की तरफ, बताइए। आप लोगों ने ये सुना है कि जब मैं आप लोगों से बता रहा था ऐसी कंडीशन पर, तो ये आपने देखा कि भाई जो है 5000 लोग हैं, ठीक है, और इसमें से आपने, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं जनसंख्या, इन्हीं को हम बोलते हैं समिष्ट, यही ना बोलते हैं हम लोग, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं समग्र, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन। और इसमें से हमने कितने लोगों को, 10 लोगों को या 100 लोगों को निकाल दिया। अब ये क्या हुए, ये हुए व्यष्टि, ये क्या हुए इकाई, या ये क्या हुए प्रतिदर्श, ये क्या हुए न्यायदर्श, यही सब हो रहे हैं ना, बताइए। प्रतिचयन, सैंपलिंग, यही सब हुए ना, बोलिए। जी सर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये अपने फ्रेमवर्क बना रहे हैं, एक प्रकार से अपने डिज़ाइन कर रहे हैं, एक प्रकार से डिज़ाइन नहीं करेंगे, यहाँ पे डिज़ाइन जो है गलत हो जाएगा, डिज़ाइन नहीं करेंगे आप, फ्रेमवर्क करेंगे। फ्रेमवर्क मतलब रूपरेखा, आप रूपरेखा तैयार करेंगे। आप इस तरीके से किसी समस्या के समाधान करने की जो क्रियाविधि कर रहे हैं, ऐसी पद्धति का जो यूज कर रहे हैं, ये आप फ्रेमवर्क कर रहे हैं। फ्रेम का मतलब सैंपलिंग का फ्रेम कर रहे हैं आप, ये प्रक्रिया कहलाती है। और इसी को बोलते हैं, जो मैंने इतने सारा चीज़ें किया है आप लोगों के सामने, ये सब कुछ यही है फ्रेम, ये मैंने काम किया जो, ठीक है, ये डिज़ाइन नहीं कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, इसी को हम बोलते हैं प्रतिदर्श फ्रेम। चलिए आगे बढ़िए। प्राधिकार क्या, अभी देखो मैंने आज MPPSC के क्लास में बताया भी था कि जो प्राधिकार है, जो अथॉरिटी है, वो किससे संबंधित है, मैंने बताया भी था। यह एक वैधानिक शक्ति है, और वैधानिक शक्ति के बल वैधानिक कानून के द्वारा की गई एक कानूनी शक्ति है। तो एक प्रकार से क्या मान लेंगे हम लोग इसको, बताइए। अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर ए, वैधानिक शक्ति करेक्ट हो जाएगा। हाँ। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है,
आप सबसे पूछ रहा है कि समूह में प्रत्येक पुरुष की शेष सभी सदस्यों से तुलना की जाती है और उन्हें सामान्य रैंक वार, अच्छा देखो यहाँ पे रैंक वार क्रम में रखा गया है, तो मूल्यांकन किस विधि को कहेंगे? मतलब अब एक प्रकार की इवैल्यूएशन कर रहे हो, तो आप देख रहे हो, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपकी क्या है, यह आपकी क्या हो जाएगी बताइए? रैंकिंग विधि है ना। हम एक बार इंग्लिश भी देख लेते हैं, है ना, रैंकिंग मेथड कहेगी, है ना। चलो तो देखिए जरा, रैंकिंग मेथड कहेगा, और रैंकिंग मेथड क्या होता है? सबसे सरल होता है और यह हम यूज़ करते हैं मूल्यांकन की विधियों में, है ना। उन विधियों में से एक माना जाता है कि इन पद्धतियों में कर्मचारियों का एक समूह होता है और सर्वश्रेष्ठ होता है, सबसे खराब स्थान दिया जाना एक प्रकार का रैंकिंग में ही स्टार्ट होता है, वो रैंकिंग में ही आ जाता है वो चीज़ भी। तो समूह के प्रत्येक पुरुष को शेष सभी सदस्यों की तुलना की जाती है और उन्हें सामान्य रैंकवार दिया जाता है। ऐसी क्रियाविधि कर्मचारी के परिप्रेक्ष्य में हो या किसी सेवार्थी के परिप्रेक्ष्य में हो तो वो हम कहते हैं श्रेणीकरण करना। ये आप देख रहे हैं रेटिंग विधि। रेटिंग का मतलब होता है निर्धारण विधि। तो ये रेटिंग प्रतिदर्श मूल्यांकन की एक आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली एक पारस्परिक विधि होती है, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं तो इनमें ईमानदारी हो जाए, आउटपुट हो जाए, या निर्भरता हो जाए, या उपस्थिति हो जाए, या अनुपस्थिति हो जाए, ऐसी प्रक्रियाएं जो आती हैं निर्धारण विधि में, तो इसमें हम 1 से लेके 10 तक संख्या का प्रयोग करते हैं, तो रेट देते हैं, रेटिंग करते हैं। तो 1 से 10 तक जो संख्या यूज़ की जाती है वो आपका होता है रेटिंग में, ना कि रैंकिंग में, ठीक है। याद रखें, रैंकिंग में नहीं होगा, आपका रेटिंग में होगा। आगे हम बात करते हैं पेयर तुलना में। पेयर का मतलब होता है भाई जाहिर सी बात है जोड़ा, युग्म। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना, ठीक है। तो इसको हम कैसे यूज करते हैं? जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि जो पेयर में आपने रेटिंग या रैंकिंग का जो विकल्प आपने चुनाव किया है तो वह सामान्य तकनीकी होता है एक प्रकार से, और बहुत ही ईजिली आप कर सकते हैं ऐसी चीज़ों को। तो जब आप किसी के मानदंड को व्यक्ति परख के रूप में देखते हैं, किसी इंडिविजुअल के रूप में देखते हैं, और उसके व्यवहार को आप ऑब्जर्व करते हैं, वो कहलाता है कंपेयर करके आप क्या कर रहे हैं, उसके व्यवहार को ऑब्जर्व, अवलोकन, वो कहलाता है युग्म तुलना विधि। और एक होता है ग्रेड विधि। ग्रेड विधि का मतलब आपने सुना भी होगा, आजकल जो है नंबर जो दिए जा रहे हैं हाई स्कूल में और 12th में, वो ग्रेड से दिए जा रहे हैं। आपको पता भी होगा ग्रेडिंग क्या होता है। तो ग्रेडिंग प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक मानक विशेष चीज़ों पर यूज़ करता है। तो एक प्रकार से प्रदर्शन का क्या करता है, मूल्यांकन करता है, प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। इसमें नंबर भी दिए जाते हैं, प्लस में ग्रेड जो है अक्षरों में भी दिया जाता है। जैसे ए ग्रेड हो गया, बी ग्रेड हो गया, सी ग्रेड हो गया, डी ग्रेड हो गया। ये ग्रेड का भी हम अक्षरों का भी प्रयोग करते हैं। तो अंक प्लस अक्षर दोनों यूज होते हैं ग्रेड विधि में, ठीक है। और इसका प्रयोग किया जाता है प्रदर्शन का मूल्यांकन, ठीक है। तो इसका करेक्ट जवाब जो होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, जो श्रेणीकरण होगा, ठीक है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। देखिए, निर्णय की प्रक्रिया में वैकल्पिक समाधानों की समझदारी, जिन्हें आप क्रमानुसार लगाने को कहेंगे, तो वह क्या होगा? आप सोच रहे होंगे ये क्या है? संतृप्त का मतलब होता है अत्यधिकतम। क्या होगा इसका मतलब? अत्यधिकतम इसका अर्थ होगा। और इसका मतलब होता है, जैसे अगर मैं कहूँ जितना संभव है उतना ही चीज़ों को धारण किया जाए। तो जब तक मान लीजिए किसी अगर पौधे में आप जल देते हैं, पानी वगैरह डालते हैं, तो जब तक उसकी जड़ों में अवशोषित ना हो जाए, है ना, तब तक ये प्रक्रिया होती है। तो एक प्रकार का संतृप्त होता है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में वैकल्पिक समाधानों की समझदारी कहलाएगी आपका संतृप्त, ठीक, ये प्रक्रिया कहलाएगी आपकी। सॉरी संतृप्त नहीं होगा, गलत हो जाएगा यहाँ पे, संतृप्त नहीं होगा, है ना, क्योंकि अधिक जो है एक प्रकार से यहाँ पर आपका जितनी संभावनाएं बन रही है उतनी ही आप प्रक्रिया कर रहे हैं, उतनी अवधारणाएं कर रहे हैं, ठीक है। तो निर्णय लेने के डिसीजन नहीं ले रहे हैं, ठीक है भाई, क्योंकि आप कंफ्यूज में हैं अभी तो, ठीक है। इस वजह से यह संतृप्त हो जाएगा। विचार विमर्श की अगर मैं बात करूं आपसे, तो विचार विमर्श क्या होता है बताइए जरा। विचार विमर्श भाई, जहाँ पर आप किसी चीज़ों के बारे में निर्णय ले रहे हैं, किसी से वाद विवाद कर रहे हैं, ऐसी प्रक्रियाओं को हम कहते हैं विचार विमर्श। एक विस्तृत विचार विमर्श, धैर्यपूर्वक सोच विचार करना, यह आपका कहलाता है निर्णय लेने की प्रक्रिया। यह आपका सही है, विचार विमर्श। उद्भवन का मतलब क्या होता है?
उद्भवन का अर्थ क्या होगा बताइए जरा। उद्भवन का अर्थ होगा एक प्रकार से रोग से, मान लीजिए कोई एक प्रकार से ग्रसित है व्यक्ति, ठीक है, और वो उसका जो है लक्षण बार बार हमारे सामने प्रकट भी हो रहा है, ठीक है, तो ऐसी क्रियाविधि को हम उद्भवन के रूप में देखते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर आप ये सोचिए कि रोग से आक्रामक होने पर उसके जो लक्षण प्रकट हुए हैं वह एक प्रकार से उद्भवन कहलाएंगे। तो रोग वगैरह से नहीं, ऐसा कुछ, ये थोड़ा सा अलग कर दिया है ऑप्शन भी, और ताकि कंफ्यूज करने के लिए, ये इससे मैच भी नहीं कर रहा ऑप्शन, तो ये गलत ही है, ये ऑप्शन आपका गलत भी है, ठीक है। अलंकरण का मतलब क्या होता है? अलंकरण का मतलब होता है एक प्रकार से, अगर मैं बात करूं तो ये फिजिक्स अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि प्रकाश, रोशनी, प्रदीपन की बात करता है। ये भौतिक में ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रकाश के साथ जो आपूर्ति या उज्जवल करने के लिए जहाँ पर ज्ञान के रूप में, ज्ञान के साथ में अर्थ को रिप्रेजेंट कर जाए, वह एक प्रकार से अलंकरण होता है। तो अलंकरण बेसिकली जो है प्रकाश से संबंधित है, प्रकाश, रोशनी, प्रदीपन से संबंधित है, ठीक है। तो ये भी आपका सही नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया जो कहलाती है आपका सेकंड विचार विमर्श कहलाता है। यही आपका करेक्ट जवाब है, ठीक है। आज का एक लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए आप लोग, अंतिम प्रश्न। और यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व लेखा परीक्षा का भाग नहीं हैगा, बताइए जरा। तो ये तो बहुत ही इजी है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे पूछा है भाग नहीं है लेखा। अच्छा, आप जानते हो उत्तरदायित्व तो लेखा परीक्षण है ये, तो अकाउंटेंट है, ये अकाउंटेंट से संबंधित है ये, ठीक है। जब कभी वित्तीय क्षेत्र में आप जवाबदेही का मतलब निकालें तो ऐसे में आप ध्यान रखें कि किसी व्यक्ति या विभाग का किसी विशिष्ट कार्य के प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार ठहराना जो प्रक्रिया कहलाती है वो आपकी कहलाती है उत्तरदायित्व लेखा परीक्षा के अंतर्गत। परंतु पूछा है नहीं, तो आपको मैं बता दूं इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। परियोजना के व्यय की जो है संगति समीक्षा, ये हो जाएगा आपका। विश्वसनीयता और सटीकता, ये भी हो जाएगी। आवंटन और संसाधनों की समीक्षा, ये भी हो जाएगा। परियोजना की नीतियों और उपयोगिता का मूल्यांकन करना, ये उत्तरदायित्व लेखा परीक्षा का भाग नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखिए, ठीक है। बाकी कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग पूछ लीजिए, ठीक है भाई। अगर कोई